संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज विविध भारती के खजाने से हम लाए हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादक बृजभूषण काबरा से साधना भट्ट की बातचीत। विविध भारती के लिए ये बातचीत आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र पर वर्ष 1993 में रिकॉर्ड की गई थी। आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोता मित्रों। बृजभूषण जी नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहली तो बात यही पूछनी है आपसे कि शास्त्रीय संगीत जो बहुत ही हमारी संस्कृति की गूढ़ संगीत मानी जाती है, इसके प्रति आपको रुचि कब और कैसे उत्पन्न हुई? साधना जी, संगीत के प्रति रुचि तो मुझे आरंभ से ही एक पैतृक संपत्ति के रूप में ही मिली, क्योंकि हमारे घर के अंदर पीढ़ियों से हम वैष्णव हैं और संगीत तो एक हमारे जीवन की क्रिया है। हर पूजा, हर उत्सव, शादी ब्याह से लेकर कोई भी चीज बिना संगीत के नहीं होती। और मेरे पिताजी को तो संगीत का बहुत ही गहरा अध्ययन था और उस समय तो जागीरदारी जमींदारी का जमाना था, राजे महाराजाओं का जमाना था। तो हमारे यहाँ पर करीब करीब उस वक्त के हिंदुस्तान के सभी प्रधान संगीतकार मौके ब मौके घर पर हमारे उनका कार्यक्रम होते ही रहते थे। और इस कारण से हम तो बचपन से ही उसी वातावरण में बड़े हुए, तो जाने अनजाने में भी इतना संगीत कानों में और शरीर में समा गया। उस वक्त उसका इतना महत्व महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये तो जब उसकी साधना शुरू की तब ये समझ में आया कि बचपन से ही किसी चीज के वातावरण में रहना कितना आवश्यक होता है। वैसे हमारे संस्कृति में जो कला के क्षेत्र में कई वाद्य देखने को मिलते हैं, परंतु आपने यह पाश्चात्य वाद्य यानी गिटार को ही क्यों चुना? ऐसा है साधना जी कि बचपन से ही जब मैं छोटा था उसी वक्त अली अकबर खान साहब को भी पिताजी एज ए कोर्ट म्यूजिशियन हिजानिस के दरबार में जोधपुर ले आए थे। मेरे बड़े भाई साहब ने उनसे ही शिक्षा प्राप्त की। सितार का भी विलायत खान साहब, रविशंकर जी, मेरे पिताजी इनायत खान साहब से भी सितार सीखे हुए थे। तो उन लोगों से जो है इतना अच्छा सब सुनने के बाद और फिर भाई साहब ये बजाते ही थे, तो मन में कभी ये भावना ही पहले तो नहीं हुई थी कि मैं कुछ बजाऊंगा, क्योंकि मुझे खेल कूद से ही शौक ज्यादा था। पर जब बजाने की थोड़ी प्रवृत्ति हुई, क्योंकि जब वास्तविकता में बड़े आश्चर्य की बात है कि ये प्रवृत्ति मेरी गुजरात में आने के बाद शुरू हुई। अच्छा। मैं जब अहमदाबाद यहाँ पर आया और अपने बिजनेस को संभालने के लिए
तब मेरे पास इतना मैं लेट हो जाता था ऑफिस से कि शाम को कुछ करने को होता नहीं था। तब उस समय ऐसी इच्छा हुई कि कुछ न कुछ ये किया जाए। तो एक बार बम्बई में मैं अपनी बहन के साथ काला घोड़ा जो जगह है वह मरविन रोज की दुकान है जो मशहूर अभिनेता अशोक कुमार जी की थी उस समय। तो वहाँ एक गिटार लटका हुआ था। तो ऐसे ही मन में आया कि भाई इतने 200 रुपए जेब में हैं, अगर इसमें दे देवे तो इसको खरीद लें। तो मेरी बहन ने पूछा कि क्या करोगे इसको लेके। मैंने बोला कि भाई कई बार ऐसे सुना है रेडियो पर, थोड़ा पाश्चात्य संगीत भी सुना, इसमें इसकी ध्वनि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो और तो सब जने बजाते हैं, चलो अपने ये बजाएंगे। अंदर गए, हालांकि उसकी कीमत ज्यादा थी, पर वो दुकानदार ने जब इस तरह का आशय देखा तो उसने मेरे को वो गिटार दे दिया। तब मैं वो गिटार लेकर यहाँ पर आया। अब मुझे कुछ ये भी पता नहीं था कि इसको मिलाते कैसे हैं, इसको बजाते कैसे हैं। तो शुरू से ही मुझे जैसा कुछ बजाना था मैं उसको उस हिसाब से ही बजाने लगा। फिर जब मैं उसको लेके जोधपुर गया, थोड़े दिन में मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ बजाना आ गया है। तब हमारे पिताजी ने देखा उसको, बोलने लगे कि ये क्या लाए हो, तुमको संगीत का शौक कब से हो गया। उनका कि ऐसे ही उधर लिया और ये आ गया। तब जो है उनका कि अच्छा थोड़ा सा बजा के सुनाओ। जरा सा बजाया, बोलने लगे कि अगर तुमको शौक ही है, वीणा बजाओ, सितार बजाओ, सरोद बजाओ, ये सब क्या उठा के ले आए हो। तो उस बात से मुझे कुछ जरा सी चिढ़ लगी और मैंने कहा कि मैं बजाऊंगा तो यही वाद्य बजाऊंगा, और इतना आपको वादा करता हूँ कि मैं इस पे शास्त्रीय संगीत के सिवा कभी कुछ नहीं बजाऊंगा। अच्छा। तो मैं उसको लेके वापस आ गया। यानी आपने तभी से एक ध्येय बना लिया था कि आप अगर कुछ करेंगे तो इसी वाद्य पर हासिल करेंगे। पर एक बात आपसे ये पूछनी है कि ये जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो नियम हैं, यानी जिससे हम अनुबद्ध होते हैं, उन नियमों के निकटतम लाने के लिए आपने इस वाद्य में क्या क्या, उसमें क्या आपने प्रयत्न किया? जी, चेंजेस क्या किए? ऐसा है कि अपने वास्तविकता में भारतीय शास्त्रीय संगीत को बजाने के लिए ये साज बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि अपना सारा संगीत है वो गायन पर बेस्ड है, वो वाद्य पर बेस्ड नहीं है। तो और सब के अंदर तो वो लिंक टूट जाती है कि जैसे पर्दे होते हैं या आपको तार पे शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे कि हारमोनियम को आप टेम्पर्ड स्केल का बाजा मानते हैं, संतूर होगा तो उसके अंदर अपने मानेंगे कि भाई मेन गमक ये चीज नहीं हो सकती। पर इसके अंदर क्या है कि क्योंकि एक ही तार के ऊपर ये बजता है, पर्दों का इस पे बंधन नहीं है, तो श्रुतियों का काम बारीक से बारीक और आलापचारी के लिए ये सबसे उपयुक्त साज है। और मैंने उसके जो प्रधान पॉइंट्स हैं उन्हीं को एक्सेंचुएट करने की कोशिश करी, क्योंकि हर साज की एक अपनी विशेषता होती है। इसको मैंने कभी सितार बनाने की कोशिश नहीं की, न सरोद बनाने की कोशिश की, न संतूर बनाने की, मैंने उसको गिटार ही रखा। और जो पाश्चात्य संगीत का जो बजाने का तरीका है उसके अंदर वो बेसिकली कॉर्ड्स बेस्ड है, तो इसलिए वो 6 स्ट्रिंग्स का यूज जो है वो उस तरह से करते हैं, क्योंकि उस पे वो साइमल्टेनियस कॉर्ड्स बजती हैं। अपने इसके अंदर भारतीय संगीत में तो उस तरह का बजाने का तरीका नहीं होता। तो मैंने जो पीछे की 3 स्ट्रिंग्स थी वो जैसे कि बाज की और जोड़ की सितार और सरोद में होती हैं, उस तरह से चेंज कर दी और बजाने की स्ट्रिंग्स 3 ही रखी, जिससे कि मिनिमम शिफ्टिंग हो और एक ही तार के ऊपर 2 सप्तक पूरे जो हैं वो बिना किसी चीज के जो बज सकें। गिटार में आपने जो बात की है कि श्रुत्यांतर जो होती है हमारे शास्त्रीय संगीत में, क्या वो उसका निर्वाह होता है इसमें पूरे इस साज के अंदर जितना अच्छा निर्वाह हो सकता है, मेरे हिसाब से दूसरे साज के अंदर उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो अब देखिए जैसे कि इसको छेड़ते हैं, अब आप देखिए कि जैसे अब इसमें कोई न तो तरपे हैं न कोई दूसरी चीज है, पर इसके स्वयं के अंदर ही साउंड जो है वो इतनी देर तक जो है वो रह सकता है। और दूसरी जो
खास बात है कि जब अपने श्रुतियों के जो चर्चा पेश कर रहे थे जी। तो आखिर तरफ तो एक ही जगह मिल सकती है जी। और अब एक नोट से दूसरे नोट में जाने के बीच में तो कई श्रुतियां लगती हैं। जी। तो जब आपने एक जगह पर ही उसको कर दिया तो चाहे आपने टेम्पर्ड के स्केल की जगह पर इतना सा आपने अंतर कर दिया कि उसको ऊंचा या नीचा मिला लिया। पर उसके जो अलग अलग रूप जो स्वर के यूज किए जा सकते हैं तब वो तरफ तो उसी जगह पर बोल जाएगी। तो ये वास्तविकता के अंदर जो ध्रुपद की आलाप की और जो श्रुति के उपयोग की जो बात है उसके अंदर थोड़ा सा अशुद्धता मानी जाती है। ये होने की इसमें गुंजाइश नहीं है। वैसे आपने जो कैरिंग पावर ऑफ द नोट की बात की है वो इसमें आपने कहा कि काफी देर तक ये नोट बना रहता है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे? अब जैसे कि एक सिर्फ नोट स्ट्राइक करके और कितनी दूर तक उसकी आवाज जाती है, सकती है। अब ये तो जैसे मैंने धीरे से स्ट्रोक लगाया, जोर से स्ट्रोक लगाकर इसमें 2 सप्तक पूरे एक स्ट्रोक में बच सकते हैं। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा इसका दूसरा रूप देखिए। अब ये डायरेक्ट हो गया। अब अगर इसी को थोड़ा सा गायकी के रूप में देखिए, अब ये जो है चीज जैसे कि अपने गा के उसको सोचें, दाना दा देतना, तो अपने वाद्य संगीत को तो जितना गायकी के नजदीक से नजदीक जा सके यही जो है अपने शास्त्रीय संगीत के अनुसार जो है उसको उपयुक्त माना गया है। इसमें जो भावना है यानी गिटार कौन से मूड को रिप्रेजेंट करता है? इसके अंदर मुझे हमेशा सबसे अधिक शांत रस का अनुभव हुआ और भक्ति रस का, उसके लालित्य का ही, क्योंकि आलापचारी का जो मतलब है वो देवता का और स्वर का आह्वान होता है, तो आह्वान में तो शांति और भक्ति होती है, उसमें दूसरा रस नहीं होता और उसी की प्रधानता इस साज में है। आखिर में अब काबरा जी एक अर्ज है कि आपने गिटार की जो विशेषताएं बताई हैं उससे श्रोताओं को ये भी बताएं कि इस पे झाला और गत। तो देखिए इसमें भैरवी की एक द्रुत गत और जरा सा झाला, प्रख्यात गिटार वादक बृजभूषण काबरा से साधना भट्ट की बातचीत आप सुन रहे थे। संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्ष 1993 में ये बातचीत 2 भागों में प्रसारित हुई थी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। मित्रों, विविध भारती के खजाने से आज बस इतना ही। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।